तो आज की इस खास हैंड्स ऑन लेबोरेटरी मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चारों ओर मौजूद उन अदृश्य जीवों की जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। इस ट्यूटोरियल के जरिए हम सूक्ष्म जीवों की उस रहस्यमयी दुनिया को अनलॉक करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना लैब कोट पहन लीजिए और इस शानदार वैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे सिलेबस में हम सूक्ष्म जीवन को देखने से शुरुआत करेंगे, फिर यीस्ट फर्मेंटेशन के स्टेप्स समझेंगे, उसके बाद खाद बनाने की प्रक्रिया, हानिकारक रोगाणुओं और अंत में एक्सट्रीमोफाइल्स यानी चरम स्थितियों में जीने वाले जीवों पर नजर डालेंगे। तो भाग 1, सूक्ष्म जीवों की छिपी हुई दुनिया, माइक्रोस्कोप सेट करना। सबसे पहले इस तकनीकी शब्द को थोड़ा समझते हैं। सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स, ये ऐसे जीवित जीव हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी उपकरण के देखना लिटरली असंभव है। हाँ, बारिश के मौसम में ब्रेड पर लगने वाली उस भूरी सफेद फफूंद को तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसे एडवांस्ड उपकरणों की ही जरूरत पड़ती है। आइए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। एक बीकर में खेत की थोड़ी नम मिट्टी और पानी मिला लीजिए। फिर एक कांच की स्लाइड पर तालाब के पानी की कुछ बूंदें फैलाइए। जब हम इन बूंदों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो जानते हैं क्या दिखता है? ये साफ हो जाता है कि मिट्टी और पानी दोनों ही नन्हे नन्हे लगातार हिलते डुलते जीवों से पूरी तरह भरे हुए हैं। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स साबित करते हैं कि ये अदृश्य जीवन हर जगह मौजूद है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। स्टेप बाय स्टेप यीस्ट फर्मेंटेशन, बेकिंग और ब्रूइंग का असली रहस्य। अब इस दिलचस्प लैब एक्सपेरिमेंट का सेटअप ध्यान से सुनिए। 500 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए और उसे 3/4 पानी से भर दीजिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए और फिर इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिला दीजिए। बस अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर ढककर रख देना है। जब आप इस समय के बाद घोल को सूंघते हैं तो सच मानिए उसमें से अल्कोहल की एक बहुत ही तीखी और स्पष्ट गंध आती है। अब सवाल ये है कि ये गंध आखिर आती कहाँ से है? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया में छिपा है, जिसे फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यीस्ट द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रोसेस ही फर्मेंटेशन है। और पता है, यही वो अंडरलाइंग केमिकल प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस की नेचुरल शुगर से कमर्शियल लेवल पर अल्कोहल और वाइन बनाई जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे 1857 में एक ऐतिहासिक खोज हुई थी। महान वैज्ञानिक लुइस पास्चर ने ही फर्मेंटेशन की इस जादुई रासायनिक प्रक्रिया की खोज की थी। एक ऐसी खोज जिसने पूरी दुनिया के खाद्य और पेय उद्योग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लिक्विड ब्रूइंग की बात तो हो गई, चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बेकिंग इंडस्ट्री के नज़रिए से देखते हैं। एक और बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। आधा किलो आटा या मैदा लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी और गर्म पानी मिलाइए। उसके बाद थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह गूंथ लीजिए ताकि एक मुलायम डो यानी गूंथा हुआ आटा तैयार हो जाए। सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद आप इसमें एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल डिफरेंस देखेंगे। वो गूंथा हुआ आटा फूलकर एकदम से ऊपर उठ जाता है। इसके पीछे की साइंस ये है कि यीस्ट बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है और सांस लेने यानी रेस्पिरेशन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। गैस के छोटे छोटे बुलबुले आटे के अंदर फंस जाते हैं और उसका वॉल्यूम अचानक से बढ़ा देते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्री और केक को फ्लफी बनाने का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए अब इकोसिस्टम की तरफ चलते हैं। भाग 3, एक और एक्सपेरिमेंट, खाद बनाना और अपघटन यानी प्रकृति की अपनी रिसाइकलिंग। ये एक बहुत ही शानदार कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट है। हम 2 गमले लेते हैं। गमले ए में हम पौधों, सब्जियों और फलों का कचरा भरते हैं और गमले बी में हम पॉलीथीन की थैलियां, खाली कांच की बोतलें और टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौने डालते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि हम इन दोनों टेस्ट पॉट्स को 3 से 4 हफ्तों के लिए बस ऐसे ही एक किनारे रख देते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 से 4 हफ्तों के बाद गमला ए का जितना भी प्लांट वेस्ट था वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। हमारे माइक्रोब्स उसे पोषक तत्वों से भरपूर नेचुरल खाद में बदल देते हैं। लेकिन गमला बी में मौजूद प्लास्टिक और कांच की सामग्री वैसी की वैसी ही पड़ी रहती हैं। इसका मतलब साफ है,
सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक मैटर के लिए तो प्रकृति के सबसे बेहतरीन रिसाइकलर हैं, लेकिन सिंथेटिक चीजों पर इनका कोई जादू नहीं चलता। अब पर्यावरण की सफाई करने के साथ साथ कुछ खास माइक्रोब्स मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ाने का भी गजब का काम करते हैं। उदाहरण के लिए नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, हम इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। ये सीधे वायुमंडल से हवा वाली नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। ये एक ऐसी अहम प्रक्रिया है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होकर हमारे पूरे इकोसिस्टम को फलता फूलता रखती है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। भाग 4, हानिकारक रोगाणु, हमारे सूक्ष्म शत्रु। यहाँ एक और बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल टर्म है जिसे हमें समझना होगा, पैथोजेंस यानी रोगजनक। ये वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जो न सिर्फ हमारे खाने, कपड़ों और चमड़े को खराब करते हैं, बल्कि भयंकर कम्युनिकेबल बीमारियां भी फैलाते हैं। ये पैथोजेंस हवा, पानी, खाने या डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए हमारे शरीर में घुसपैठ करते हैं और हैजा या ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि विज्ञान में कभी-कभी अचानक हुए हादसे भी बहुत बड़ी खोज बन जाते हैं। बात 1929 की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके कल्चर में एक हरे रंग की फफूंद यानी मोल्ड के स्पोर्स उगाए हैं। और हैरानी की बात ये थी कि ये मोल्ड न सिर्फ उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, बल्कि उन्हें मार भी रहा था। इसी सरप्राइजिंग एक्सीडेंट से दुनिया की पहली चमत्कारिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तैयार हुई। और अब इस ट्यूटोरियल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, द अल्टीमेट एक्सट्रीमोफाइल सर्वाइवर्स, जीवन की सीमाओं को पार करना। जरा इन जगहों के बारे में सोचिए। उबलते हुए कीचड़ के कुएं, खून जमा देने वाला बर्फीला पानी, कास्टिक सोडा की झीलें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के खतरनाक कुंड और जमीन के कई किलोमीटर नीचे का गहरा अंधेरा। सुनकर ही डर लगता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बैक्टीरिया इतने ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं कि वे इन एक्सट्रीम जानलेवा जगहों पर भी मजे से जिंदा रहते हैं। सच तो ये है कि ये जीव पृथ्वी पर हम इंसानों के आने से बहुत बहुत पहले से मौजूद हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहती हूँ। अगर ये बैक्टीरिया पृथ्वी पर इंसानों से भी ज्यादा समय से टिके हुए हैं और उबलते हुए एसिड तक में जिंदा रह सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस वक्त अंतरिक्ष में भी कहीं सर्वाइव कर रहे हों? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। वैज्ञानिकों को ऐसे कुछ बैक्टीरिया मिले हैं जिनमें ये अविश्वसनीय क्षमता होने की पूरी संभावना है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी वैज्ञानिक सोच को एक नई उड़ान देता है। इस शानदार एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।